जय भारत एवरीवन। एक बार फिर से डांगी एकेडमी की तरफ से मैं प्रियदर्शिनी वैद्य एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने प्रेजेंट हूँ। लास्ट टॉपिक जो हमने ड्रेनेज का लिया था, होप यू अंडरस्टूड इट वेल। और आज मैं जो है पॉलिटी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैंने उठाया है, दैट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इंडिया जो है वो सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी कंट्री है वर्ल्ड का। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी कुछ अपनी जो है सैलिएंट फीचर्स हैं, कुछ जो खूबियां हैं कह सकते हैं हम, जिसमें कि एक खूबी इसकी ये भी है कि ये हैंड रिटन है। तो ये सारी बातें तो ठीक है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा बना है ये इसको बनने में लगभग 11 महीने जो है और कुछ समय लगा था। लेकिन क्या ये उसी समय इमिडिएटली डिसीजन लिया गया, या इसकी जो प्रस्तावना है या उसका एक जो लाइक हम ये कह सकते हैं कि तैयारी जो है वो शुरू से काफ़ी पहले से ही शुरू हो चुकी थी। यस, कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा इंडिया का है ये इमीडिएट जो है वो डिसीजन का रिजल्ट नहीं है। इसकी तैयारी काफ़ी पहले से हो चुकी थी, या हम ये कह सकते हैं कि हिस्ट्री में जितने भी इवेंट्स हुए थे ड्यूरिंग द कॉलोनियल गवर्नमेंट, उनमें जितने भी एक्ट पारित हुए थे, गवर्नमेंट ने जितने भी एक्ट पारित किए थे, उन सब के बेसिस पे या हम कह सकते हैं कि उन सभी ने मिलके एक कंसोलिडेटेड फॉर्म में कुछ रीज़न प्रोवाइड किए थे, कुछ रीज़न जो है वो डेवलप किए थे, जिससे कि हमारे देश को आज़ादी मिले और हम जो है अपना खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन करें। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन को तो हम यहाँ पे बहुत ही जो है वो काफ़ी डिटेल में लेने वाले हैं। तो यहाँ से आपका एक नया टॉपिक जो शुरू हो रहा है, और इससे रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड मैं हर एक टॉपिक को कवर करने की कोशिश करूँगी इन वीडियोज़ में। तो आज सबसे पहले हम लोग जो है हमारे हिस्टोरिकल पार्ट को जो है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। Here we are going to discuss about the historical development of the constitutional framework. So this constitution have made by has a result of the different efforts and the different historical developments, or the act which is drawn by the British government. तो इसमें हम वन बाय वन सारे एक्ट जो देखेंगे उनका क्या इम्पोर्टेंस था, किस तरीके से उन्होंने जो है वो इनसेटिस्फैक्टरी माहौल क्रिएट किया था हमारी कंट्री में, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। इसके पहले कि मैं वीडियो शुरू करूँ, एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे डांगी एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। साथ ही साथ हम लोग टेलीग्राम पर भी मौजूद हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको वहाँ पे इन वीडियोस की जो इनके वीडियोस और इन वीडियोस के PDF दोनों ही अवेलेबल हो सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अबाउट द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। So the constitutional framework of India, act passed by the Britishers framed a way to constitute Indian constitution. जितने भी एक्ट जो है ब्रिटिशर्स ने पास किए थे, उनमें से कहीं ना कहीं हर एक्ट जो है वो क्या कर रहा था, ग्रेजुअली स्टीडी एंड ग्रेजुअली जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क की तरफ हमको धकेल रहा था, या कह सकते हैं कि हम उस तक पहुंच रहे थे। तो इसमें कुछ एक्ट जो है जिनको मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट किया है। The first one is Regulating Act of 1773, then Pitt's India Act of 1784, Charter Act of 1813, Charter Act of 1833, Charter Act of 1853, Government of India Act, that is 1858, Indian Council Act 1861, India Councils Act 1892, Parliamentary Reforms 1909, Montesquieu-Chelmsford Reforms 1999, Government of India Act 1935, and last but not least, that is Indian Independent Act 1947. तो वन बाय वन हम हर एक एक्ट को डिटेल में लेंगे कि इनके टर्म्स कंडीशंस क्या क्या थे, ये जो ब्रिटिशर्स थे ये इन एक्ट्स को हमारी कंट्री में क्यों लेके आए थे, एग्जैक्टली उनके पीछे इन लोगों का क्या मोटो था, क्या टारगेट करना चाह रहे थे, और किस तरीके से इनकी कुछ लिमिटेशंस थी, या किस तरीके से ये फेल हुए थे। अगर हम देख रहे हैं कि वो हर बार एक नए एक्ट के साथ आ रहे हैं, डेफिनेटली यहाँ पे पिछले एक्ट में कहीं ना कहीं कुछ कमियां रही होंगी, जिसमें कि उन कमियों को सुधार करके जो है वो नए एक्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे। तो आज हम लेने वाले हैं शुरू के दो एक्ट जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। ये जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 है, ये एक इसका जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में बहुत ही अत्यधिक जो है कह सकते हैं कि संवैधानिक महत्व है।
तो आज हम लेने वाले हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 एंड पिट्स इंडिया एक्ट 1784। सो वे टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि इसके लिए थोड़ा सा हम जो है वो अपने फ्लैशबैक में जाएंगे हिस्ट्री में। 1757 को प्लासी की लड़ाई हुई और उसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। और अंग्रेजों ने जो है बक्सर के वॉर के बाद और प्लासी के वॉर के बाद जो है एक तरीके से ब्रिटिशर्स जो थे वो बंगाल पे अपना अधिकार करने में सक्षम हो गए थे। वहाँ पे उन्होंने जो है वो नवाबियत हासिल कर ली थी और वहाँ के नवाबों को उन्होंने जो है वो पपेट रूलर्स की तरह जो है ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया था। धीरे 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 बंगाल से वो मद्रास पहुंचे, मद्रास से बॉम्बे पहुंचे और इस तरीके से इन्होंने 3 स्पेशल अपनी जो है वो अलग अलग एरियाज में अलग अलग डायरेक्शंस में अपनी प्रेसिडेंसीज डेवलप की। और इन्हीं प्रेसिडेंसीज के थ्रू बहुत ही चालाकी से, बहुत ही कॉन्स्पिरेसी या बहुत ही प्लानिंग के साथ हमारी कंट्री के पॉलिटिकल पावर्स को इन्होंने ग्रैब किया था। दे केम एज अ ट्रेडर्स, जो हमारी कंट्री में आए थे ये डेफिनेटली व्यापारी बन के ही आए थे। एंड द कंपनी दैट इज नेम एज द ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ये थी ये कोई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन नहीं था, ये एक व्यापारिक कंपनी ही थी, एक ट्रेडिंग कंपनी ही थी। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने यहाँ की जो वीक जो पॉलिटिकल कंडीशन थी या बहुत सारी जो सोशल और इकोनॉमिकल कंडीशंस थी उनका फ़ायदा उठा के अपनी पॉलिसीज़ और अपनी जो है वो श्रूडनेस के साथ जो है हमारी कंट्री के पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल पावर्स को अपने हाथों में ले लिया। खैर ये तो अलग बात है। चलिए, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। In 1928, the All Parties Conference convened a committee in Lucknow to prepare the Constitution of India, which was known as the Nehru Report. अब हम थोड़ा सा आगे आ रहे हैं, फिर हम पीछे जाएंगे। 1928 में जो है इंडियन कांग्रेस की जो एक अधिवेशन होता है लखनऊ में, और उस अधिवेशन में, उस कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड किया जाता है कि हमें जो है अपनी कंट्री के लिए, हमारे देश के लिए एक संविधान, वी नीड टू प्रिपेयर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। और उसी के थ्रू जो है एक रिपोर्ट प्रेजेंट की जाती है और इस रिपोर्ट को कहा जाता है नेहरू रिपोर्ट। मोस्ट ऑफ इंडिया वॉज अंडर डायरेक्ट ब्रिटिश रूल फ्रॉम 1857 टू 1947। 1857 का जो पहला गदर बोला जाता है, एग्जैक्टली पहला नहीं था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था। तो 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम है या क्रांति थी, उसके बाद से जो ईस्ट इंडिया कंपनी का पावर था वो हैंड ओवर कर दिया गया था ब्रिटिश रूल को, मतलब क्राउन को। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि 1857 से 1947 तक, राइट फ्रॉम 1857 टू 1947, वी वर द अंडर द डायरेक्ट ब्रिटिश रूल। हम जो है वो उनकी सीधे रूल के अंदर आते थे। अपॉन इंडिपेंडेंस इट बिकेम क्लियर एंड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज नीड टू बी क्रिएटेड। और जब हम अपनी स्वतंत्रता की राह पे चल पड़े और जब फाइनली ये लगने लगा कि हाँ अब निकट भविष्य में हमारा देश आज़ाद हो जाएगा या ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री को छोड़ के चले जाएंगे, तो उस समय जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी एक कॉन्स्टिट्यूशन की। और उसी का एक फ्रेमवर्क जो है वो लखनऊ अधिवेशन में जो है वो प्रेजेंट किया गया था एज नेहरू रिपोर्ट। The Constitution of India repealed the Indian Independence Act 1947 and Government of India Act 1935 when it became effective on 26th of January 1950s. India ceased to be a dominion of the British Crown and became a sovereign democratic republic with the Constitution. और जो संविधान 26 जनवरी 1950 को हम भारत के नागरिकों ने अपने आप को समर्पित किया, वो जो था वो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का जो है एक तरीके से आउटकम था या उसका निचोड़ था, या हम कुछ कह सकते हैं कि इसका फल था। Now, regulating act of 1773, here that map I shared ना, ये मैप जो है वो आपको शो कर रहा है कि देखिए ये जितने भी एरियाज आपको कलर्ड दिखाई दे रहे हैं, दिस इज ऑल अंडर इन द ब्रिटिश रूल। ठीक है, ये जितना भी भारत का जितना भी हिस्सा हमको दिख रहा है, यहाँ पे इतने बड़े एरिया में जो है वो अपना रूल स्टैब्लिश कर चुके थे। सो व्हाट इज द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773? The Regulating Act of 1773 was passed by the British Parliament to control the territories of the East India Company majority in Bengal. This act was passed due to the misgovernment by the British East India Company
or the government that introduced a situation of bankruptcy, and the government had to interfere with the affairs of the company. The Parliament of Great Britain intended to overhaul the management of the East India Company's rule in India. अब एग्जैक्टली क्या हो रहा था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जो है वो कंडीशंस हैंडल नहीं हो पा रही थी, क्योंकि जब बंगाल को उन्होंने अपने कंट्रोल में किया तो सिराजुद्दौला और मीर कासिम ये जो थे इनके अगेंस्ट हो गए थे, और इनको जो है काफ़ी इन लोगों की जो है वो मतलब विरोधों का सामना करना पड़ा था। हालांकि बाद में जो है इन्होंने इनको ओवरकम कर लिया था, लेकिन शुरुआती तौर पे टीपू सुल्तान के साथ भी इनके कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे, मैसूर वॉर हुए हैं, 4 मैसूर वॉर। देन उसके बाद जो है हम मराठास की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे भी एंग्लो मराठा वॉर हुए। तो जो है पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पावर हम बंगाल पे कह रहे हैं वो इतनी आसानी से जो है वो मिलने वाला नहीं था। पावर जो है उनका स्टैब्लिश तो था, लेकिन पावर जो था वो तो था, लेकिन इतना मतलब मजबूती से जो है वो उनको स्टैब्लिश नहीं कर पा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जो है बैंक्रप्सी या जो है कहें कि उनको काफ़ी फाइनेंशियल क्राइसिस भी जो है वो उठाने पड़े थे, तो इस वजह से वो जो है कंटिन्यूसली दे डिपेंडेंट ऑन द क्राउन, ब्रिटिश क्राउन। तो वहाँ से जो है ये एक थॉट आया कि नाउ द हैंडल इज नॉट गोइंग टू बी अंडर कंट्रोल ऑफ दैट ईस्ट इंडिया कंपनी, सो दे जस्ट वांट टू ग्रैब ऑल द पावर विद इन देयर ओन हैंड। वो खुद अपने हाथों में सारी शक्तियां लेना चाहते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी को का जो रूल था इंडिया में उसको पूरी तरीके से अपने हाथों में शिफ्ट करना चाहते थे। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 इंट्रोड्यूस करवाने का मेन मोटो ब्रिटिश गवर्नमेंट का यही था। रीजंस फॉर पासिंग द एक्ट: The East India Company was in severe financial crisis and had asked a loan of £1 million from the British government in 1772. Allegations of corruption and nepotism were rampant against company officials. There was a terrible famine in Bengal where a huge population perished. अब देखिए 1772 में ऐसी कौन सी सिचुएशन अचानक से बन गई। एक तो उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाने लगा कि वो करप्टेड हैं, द कंपनी ऑफिशियल्स आर करप्टेड, उनके ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम आने लग गया। देन इसके बाद नेपोटिज्म का जो है इल्ज़ाम आने लग गया, और उसके बाद जो है उनको काफ़ी बड़ा जो है फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिला, क्योंकि का सामना करना पड़ा, क्योंकि जिस तरीके से रेवेन्यू वो कलेक्ट करना चाह रहे थे इसके लिए वो भी नए नए सेटलमेंट्स लेके आए थे, परमानेंट सेटलमेंट्स, रियायतवारी सेटलमेंट्स। तो इनके थ्रू जिस तरीके से वो रेवेन्यूज कलेक्ट करना चाह रहे थे वो हो नहीं पा रहा था, और कंटिन्यूसली उनको जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा था। तो इसके लिए उन्होंने जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट से £1 मिलियन का लोन जो है वो डिमांड किया। देयर वॉज अ टेरेबल फेमाइन इन बंगाल वेयर अ ह्यूज पॉपुलेशन पेरिश्ड, और उसी समय बदकिस्मती से जो है बंगाल में बहुत ही बुरी तरीके से जो है वो सूखा पड़ गया, और लगभग 1/3 पॉपुलेशन जो है वो ख़त्म हो गई, या हम कह सकते हैं कि लोग अपने घरों को छोड़कर चले गए। The dual form of administration instituted by Robert Clive was complex and drawing a lot of complaints. अब यहाँ पे जो द्वैध शासन, रॉबर्ट क्लाइव ने जो द्वैध शासन लागू किया था, डुअल फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो उन्होंने अपोज किया था, वो भी उसके अगेंस्ट भी काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही थी, और वो भी सक्सेसफुली रन नहीं हो पा रहा था। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम द कंपनी हैड दीवानी राइट्स, दैट मीन्स ऑब्टेन्ड आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर के बाद उनको जो है वो मुगल्स एम्पायर्स के थ्रू जो है बंगाल के दीवानी राइट्स हैंड ओवर कर दिए गए थे। तो यहाँ पे इन्होंने इसको जो है दो तरीके से रखा कि दीवानी राइट्स जो होंगे वो हमारे हाथों में होंगे, पर वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जो निज़ामती है वो जो है वहाँ के नवाबों के हाथ में रहेगी, एज सिक्योर्ड फ्रॉम द मुगल एम्पायर। और वो जो नवाब्स हैं वो किसके अंडर में माने जाएंगे? मुगल एम्पायर्स के, क्योंकि उस समय हायर अथॉरिटी, कोई पावरफुल अथॉरिटी बची नहीं थी इंडिया में एग्जैक्टली, बट मुगल एम्पायर को जो है अभी भी फिलहाल एक ओवरऑल जो है माना जा रहा था कि हाँ, दीज आर द एम्पायर ऑफ द कंट्री। और जितनी भी डायनेस्टीज हैं, जितने भी नवाब्स हैं, जितने भी राजा हैं, जो भी हैं, वो अभी भी मुगल एम्पायर के अंडर में ही हैं, क्योंकि अभी पूरी तरीके से जो है वो वैनिश नहीं हुआ था, इनका डिक्लाइनेशन स्टार्ट हो चुका था। इन रियलिटी बोथ पावर्स वर वेस्टेड विद द कंपनी, लेकिन फाइनली दीवानी राइट्स, चाहे वो ऑफिशियल्स ऑफ कंपनी हो, चाहे वो नवाब हो, उनके जितने भी राइट्स थे, फाइनली ये सारे राइट्स जो थे वो किसके हाथों में चले गए थे? कंपनी के हाथों में।
The farmers and the general population suffered as their improvement was neglected and the company was only concerned with maximizing revenue. As I told you na, they introduced lot of settlements to that to raise the revenues from the peasants and workers or that the common people over there. तो जो है लोग उनकी अलग अलग पॉलिसीज से नई नई पॉलिसीज से जो टॉर्चर उनके ऑफिशियल्स उनको करते थे उससे काफ़ी परेशान थे और ये भी जो है वो कंपनी की मतलब जो है एक नेगेटिव कंपनी का एक नेगेटिविटी जो है वो क्राउन के सामने लेके आया था. Now, key provision: the governor of Bengal's name was changed to Governor General of Bengal. अब एक्चुअली इस लॉ में था क्या, इसके थ्रू जो है एक नया इंट्रोडक्शन जो है वो एक नया एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रोडक्शन किया गया. इसमें गवर्नर ऑफ बंगाल को का नाम बदल के या डेजिग्नेशन बदल के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रख दी गई. एंड ही वाज आल्सो गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑब्जर्व द प्रेसिडेंसीज ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे. और साथ ही साथ यहाँ पे क्या कर दिया गया, बंगाल प्रेसिडेंसी को ही मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी को भी ओवरसीज करने का मतलब उनको अधिग्रहित करने का जो है वो अधिकार दे दिया गया. 4 बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स मेंबर वर सिलेक्टेड बाय द गवर्नर जनरल इन बंगाल. और गवर्नर जनरल के बंगाल के गवर्नर जनरल के थ्रू जो है वो बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के 4 मेंबर्स को इलेक्ट किया गया. एंड दीज वर द फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मनसन एंड बेलवेल. वॉरेन हेस्टिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल एंड ही वाज जॉइंड बाय 4 बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर. तो अब जो है यहाँ पे देखिए सिस्टम जो सिचुएशन है जो अरेंजमेंट से वो इस तरीके के है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है वो दैट वुड बी द फाइनल दैट वुड बी द पावरफुल एडमिनिस्ट्रेटिव, बट उसको जो है वो अपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ मिलके काम पड़ेगा, जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 4 मेंबर्स हैं बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स में ओनली. तो जो पहला जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो था वॉरेन हेस्टिंग और उसने जब ज्वाइन किया था तो अपने 4 बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ बंगाल की जो है वो गवर्नरशिप ज्वाइन की थी. ओनली द ब्रिटिश मोनार्क ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कुड रिमूव दीज. और इनको इनकी एक बार स्टैब्लिश हो जाने के बाद, इनको एक बार अपॉइंट हो जाने के बाद इनको केवल कोई भी ब्रिटिश मोनार्क जो है वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की रिकमेंडेशन पे ही हटा सकता था. The 5-year term of board members had to be completed by the members of the board of directors. और ये जो 5 साल का जो टेन्योर था ये बोर्ड ऑफ मेंबर्स के रूप में उनको जो है वो कंप्लीट करना था. The High Court was inaugurated in Calcutta. हमारे यहाँ पे जुडिशरी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया इन कैलकाटा इन बंगाल. There were 4 judges in total including the chief justice. और 4 लोगों को मिला के चीफ जस्टिस को मिला के जो है वो 4 टोटल जजेस को अपॉइंट किया गया. प्राइमरी एंड एपिलेट ज्यूरिडिक्शन वाज असाइंड टू द सुप्रीम कोर्ट. और ज्यूरिडिक्शन जो है वो 2 तरह की रखी गई, एक प्राइमरी एंड सेकेंडरी, द सेकेंड वन इज दैट इज एपिलेट ज्यूरिडिक्शन, जहाँ पे कि प्राइमरी किसी भी केस के थ्रू अगर आपको ज्यूरिडिक्शन से आप सेटिस्फैक्ट्री नहीं हो तो आप अपील कर सकते हो. So there are 2 types of the jurisdiction was assigned, that was the primary and appellate. Sir Eliza MP served as the Chief Justice while Lamister, Cambers and Hyde were the other judges of the court established in 1774. अब जो है चीफ जस्टिस के रूप में सर एलिजा एम्पे को मौका मिला और साथ ही साथ उनके जो 4 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एडमिनिस्ट्रेटर्स थे जो थे वो थे चीफ जस्टिस दैट वाइल लैम्स्टर, कैम्बल्स, हाइडे. ओके. नाउ मिलिट्री एंड सिविलियंस ऑफिसर्स अंडर द कंपनी वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम accepting any gifts, donations or prizes from the private businesses and Indians according to this act. अब किसी भी तरह की जो भ्रष्टाचारिता को कम करने के लिए या रोकने के लिए, करप्शन को जो है वो इनिशियली उन्होंने रोकने के लिए इसमें एक्ट में ही ये मेंशन कर दिया कि आप किसी भी तरह का ना तो कोई गिफ्ट, ना कोई डोनेशन और ना ही कोई प्राइज जो है वो अडॉप्ट करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे. दिस लॉ एस्टैब्लिश्ड दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टर्म वुड बी 4 years एंड द नंबर ऑफ मेंबर्स वुड बी इंक्रीज्ड इन टू 24.
अब इसने जो है निश्चित किया गया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो टर्म रहेगी वो कुल मिला के 4 सालों की रहेगी, और इनके जो मेंबर्स हैं वो बढ़ा के क्या कर दिए गए, 24 कर दिए गए। विथ 6 मेंबर्स हैव अ 1 ईयर लीव ऑफ एब्सेंस, और इसमें से हर साल 6 लोगों को 1 साल की लीव पे जो है वो जाने की परमिशन थी, या ये सुविधा उनको दी गई थी। द क्राउन्स अथॉरिटी वॉज फर्दर एनहांस्ड बाय द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वाया दिस एक्ट। और सीधी सी बात है, जैसे कि हमने सबसे पहले मोटो देखा था कि जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था, इसका मेन मोटो क्या था, दे जस्ट वांट टू ग्रैब ऑल द पावर्स इन द हैंड ऑफ द क्राउन ऑफ ब्रिटिश। तो इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू पूरी तरीके से देखा जाए तो इनडायरेक्टली ये जो अथॉरिटी थी वो पूरी तरीके से क्राउन के पास चली गई थी। India's civil and military affairs as well as its revenues were required to be disclosed to the British Crown। और अब यहाँ पे इनके रेवेन्यूज जो कि अभी तक पूरी तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और उनके ऑफिशियल्स के हाथों में थे, अब इन्हें ये रेवेन्यूज जो इनकमिंग एंड आउट गोइंग्स हैं जो भी हैं वो सभी कुछ जो है वो क्राउन के सामने मतलब डिस्क्लोज करना होता था। द कंपनीज ऑफिसर्स एंड स्टाफ वर गिवन अ पे रेज, और कंपनी ऑफिसर्स और उनके स्टाफ को जो है वो डेफिनेटली दे वर सैलरीड। नाउ डिफेक्ट्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट, एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि डेफिनेटली किसी भी सेटलमेंट्स में, किसी भी पॉलिसी में, किसी भी एक्ट में कोई भी चीज़ 100% जो है वो श्योर नहीं होती, 100% परफेक्ट नहीं होती। somehow we get some defects and some limitations in that particular act. So what are these? Let's see. The major drawback of the Regulating Act of 1773 are stated below. The Governor General had no veto power. गवर्नर जनरल को अपॉइंट तक किया गया था एज ए हाईएस्ट अथॉरिटी और हाईएस्ट ऑफिशियल ऑफ द बंगाल प्रेसिडेंसी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वीटो पावर जो है उनके हाथ में नहीं था। वीटो पावर दैट मीन्स जब आप डिसीजन चेंज कर सकते हैं इमीडिएटली, किसी भी मान लीजिए जब मेजॉरिटी है और आपको डिसीजन चेंज करना, तो आपका एक वोट जो है वो क्या कर सकता है, डिसीजन को चेंज कर सकता है। सो दैट वीटो पावर द गवर्नर जनरल डिडंट हैड। Then it did not address the concern of the Indian population who were paying revenue to the company। और जो इंडियन पॉपुलेशन है जो कंपनी को रेवेन्यू पे कर रही थी, वो जो है उससे किसी भी तरीका से कांटेक्ट नहीं कर सकता था। ओके, इट डिड नॉट स्टॉप करप्शन अमंग द कंपनी ऑफिशियल, और ना ही वो कंपनी ऑफिशियल्स के बीच में करप्शन को रोक पाने में सफल हुआ मतलब, क्योंकि हमने देखा ना कि पहले इन्होंने टर्म्स और कंडीशंस बना दी थी कि आप ना तो किसी से कोई गिफ्ट लोगे, ना किसी बिजनेस हाउस से, ना किसी इंडियन किसी भी इंडियन से, किसी भी लोकल लाइफ से ना तो कोई गिफ्ट लेंगे, ना कोई ग्रांट्स लेंगे। बट फिर भी कंपनी ऑफिशियल्स जो थे वो करप्शन करते थे, और किसी भी तरीके से गवर्नर जनरल इनको कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। द सुप्रीम कोर्ट्स पावर वर नॉट वेल डिफाइंड, सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश तो कर दी गई थी, ठीक है, जजेस भी अलॉट कर दिए गए थे, लेकिन फिर भी इसके पावर्स जो थे वो वेल डिफाइंड नहीं थे, पूरी तरीके से मतलब सुनिश्चित नहीं किए गए थे। द पार्लियामेंट्री कंट्रोल दैट वाज सॉट इन द एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी proved to be ineffective as there was no mechanism to study the report sent by the Governor General in Council। और पार्लियामेंट्री कंट्रोल जो था, हम कह रहे हैं ना पार्लियामेंट्री कंट्रोल दैट मीन्स क्राउन का जो कंट्रोल था वो किसी भी तरीके से जो है वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि गवर्नर जनरल जो भी रिपोर्ट सेंड करता था उसको पर्टिकुलरली जो है वो उसको रीड आउट करना या उसकी गो थ्रू होना या उसका जो है एक आउटकम लेके आना, इस तरह का कोई भी मैकेनिज्म अभी तक बनाया नहीं गया था उसके लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि गवर्नर जनरल जो भी रिपोर्ट अपनी तरफ से सेंड करता होगा एग्जैक्टली उसको इतना सीरियसली लिया नहीं जाता होगा, या फिर उसकी जो है उसको इस तरीके से एनालाइज नहीं किया जाता होगा जिसकी जरूरत रही होगी शायद। नाउ पिट्स इंडिया एक्ट, तो ये जो थे रेगुलेटिंग एक्ट की कुछ अच्छाइयाँ और कुछ कमियाँ थी, और इसके बाद जो है आ जाता है हमारे पास पिट्स इंडिया एक्ट। देखिए इसके बीच में जो है एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी आया था, दैट इज इन 1781, और इसके थ्रू जो है जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसकी कमियों को ख़त्म करने का या उसको बैलेंस करने की कोशिश की गई थी। और इसमें हमने देखा था ना कि बंगाल प्रेसिडेंसी को
पूरी तरीके से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी का भी जो है वो अधिकार दे दिया गया था। तो that was through the Act of Settlement 1781. Now come to the Pitt's India Act 1784. The East India Company Act, also known as the Pitt's India Act, was an act of the Parliament of Great Britain intended to address the shortcomings. अब सेटलमेंट्स दैट रेगुलेटिंग एक्ट की कुछ कमियों की वजह से इन्हें नया एक्ट बनाना पड़ा, और ये जो नया एक्ट था ये इट वाज द पार्लियामेंट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एक्ट, बट इसको जो है वो पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेम्ड फॉर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट द यंगर, द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ बोर्ड ऑफ कंट्रोल and provided for a joint government of British India by the company and the crown, with the government holding the ultimate authority. अब इसी एक्ट को जो है वो पिट्स का नाम क्यों दिया गया, आपको समझ आ ही गया होगा कि उस समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट्स ने जो है वो इसको ड्रॉ किया था या इसको फ्रेम किया था, और इन्हीं के नाम के बाद जो है इनके इस एक्ट को हम पहचानते हैं, दैट इज पिट्स इंडिया एक्ट। और इसके थ्रू जो है वो इन्होंने एक जो क्लॉज बनाया था, वो क्लॉज ये था कि अब पूरी तरीके से जो है वो इंडियन गवर्नमेंट दैट मीन्स दैट कंपनी गवर्नमेंट और जो क्राउन की जो गवर्नमेंट है, जो क्राउन है, वो दोनों आपस में मिलके काम करेंगे, लेकिन पूरी तरीके से अल्टीमेट अथॉरिटी जो होगी वो किसके हाथों में होगी, क्राउन के हाथों में होगी। तो अब हम देख सकते हैं कि अब ये पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के पावर को यहाँ पे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। A 6-member board of control was set up for political activities and court of directors for financial और commercial activities. अब दो जो है वो सेटलमेंट्स किए गए, दो ग्रुप बनाए गए या कैबिनेट्स बनाए गए, हम कह सकते हैं कि एक जो कैबिनेट था दैट इज फॉर द 6 मेंबर्स बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और इसमें जो है वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और फाइनेंशियल कमर्शियल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो है ये मेंबर्स अलॉट किए गए थे। एज द रेगुलेटिंग एक्ट हैड मैनी डिफेक्ट्स, इट वाज नेसेसरी टू पास अनदर एक्ट टू रिमूव दीज डिफेक्ट्स। क्योंकि हमें पता है कि रेगुलेटिंग एक्ट जो था उसमें काफ़ी कमियां थी, तो ज़रूरत थी कि उन कमियों को जो है वो हटाया जाए, उनमें सुधार किया जाए, और इसीलिए इनको जो है ज़रूरत पड़ी एक नए एक्ट को पारित करने की, जो कि हमको पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 के रूप में दिखता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट, was passed in the British Parliament to correct the defect of the previous signed regulating act of 1773. इसको जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित किया गया था, पास किया गया था, ताकि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के जितने भी डिफेक्ट्स हैं, जितनी भी कमियां हैं, उनको हटाया जा सके। द रेगुलेटिंग एक्ट इन 1773 was an act of the Parliament of Great Britain that's purpose was to overhaul the management of the East India Company's rule in India. Again the same thing कि अब जो है ये रेगुलेटिंग एक्ट जो इन्होंने लेके आए थे, इसके थ्रू ये ईस्ट इंडिया कंपनी के पावर को अपने हाथों में ले लेना चाहते थे। The act proved to not be a long-term solution. The regulating act set up a system where it supervised the work of the company but did not take power for itself. ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं था एग्जैक्टली, है ना। इसमें जो है हमने देखा था कि उनके पास सुपरविजन के पावर तो हैं, पर पूरी तरीके से वो पावरफुल नहीं थी, अपने आप में वो पूरी तरीके से पावरफुल नहीं थी। Pitt's India Act established the system of dual control of India and these changes continued through 1858. पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू जो है वो डुअल कंट्रोल को इंडिया में लाया गया, एक दोहरा शासन या दोहरा नियंत्रण जो है हम कह सकते हैं कि जो क्राउन है वो अपना खुद को भी जो है वो इंडियन गवर्नमेंट ऑफ सिस्टम में इन्वॉल्व कर रहा है, और साथ ही साथ जो कंपनी है उसके पावर को भी जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। और ये जो सिस्टम था द डुअल कंट्रोल ऑफ सिस्टम, द सिस्टम ऑफ द डुअल कंट्रोल सॉरी, तो ये जो है 1858 तक जो है वो चला था। द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया वर कॉल्ड द ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, और इसके बाद जो है जितनी भी टेरिटरीज कंपनी ने ओवरथ्रू की थी, ओवरकम की थी, उनको जो है वो ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया के नाम से जाना जाने लगा।
The presidencies of Madras and Bombay became subordinate to the Bengal presidency. In effect, Calcutta became the capital of the British possessions in India. अब जैसे कि हमने देखा था कि दैट एक्ट ऑफ सेटलमेंट्स 1781 के थ्रू जो है वो बंगाल प्रेसिडेंसी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी का भी पूरा पूरा जो है वो राइट दे दिया गया था। तो एक तरीके से देखा जाए तो कलकत्ता जो थी वो एक कैपिटल बन के उभरी थी इन तीनों ही प्रेसिडेंसीज में। दिस न्यू एक्ट क्रिएटेड अ कमिटी ऑफ 6 गवर्नमेंट अपॉइंटीज known as the Board of Control, who were appointed to monitor and direct the company's policies. Minister William Pitt became the youngest prime minister only at the age of 24. This new act committed a committee of 6 government appointees. जैसे कि हमने ऊपर देखा कि इसमें 6 लोगों की जो है एक कमिटी बनाई गई जो कि अलग अलग टॉपिक्स, अलग अलग सब्जेक्ट्स को जो है वो मतलब जो है वो इन्विजिलेट करेगी और देखेगी, उनकी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी। नाउ द लिमिटेशंस अगेन। However, the Pitt's India Act had many shortcomings. The Governor General had to serve both the East India Company and the British Crown, which was set up for failure. The boundaries between the obligations of the Board of Control and the Court of Directors were unclear. अब पिट्स इंडिया एक्ट भी जो है वो काफ़ी अच्छी अपनी जो है चेंजेस के साथ आया था, लेकिन फिर भी देखा जाए तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश क्राउन के बीच में एक तरीके से जिस तरीके का ये सेटअप करना चाह रहे थे, जिस तरह का कोalition करना चाह रहे थे, वो एग्जैक्टली हो नहीं पा रहा था, वो एक तरीके से फेल्यूसी थी। ठीक है, द गवर्नर जनरल हैड टू मेक मैनी स्पोरेडिक डिसीजन दैट डीम्ड अनफेयर टू whoever it wasn't in the favor or towards. गवर्नर जनरल ने जो है काफ़ी सारे ऐसे डिसीजन लिए थे जो कि या तो कंपनी के फेवर में नहीं रहे होंगे या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट के फेवर में नहीं रहे होंगे। तो एटलीस्ट इस तरीके से जो 2 एक्ट हमने देखे, दीज आर 2 इनिशियल एक्ट, द रेगुलेटिंग एक्ट एंड द पिट्स इंडिया एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को पूरा करने के लिए इन्होंने पिट्स इंडिया एक्ट को इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन देखा जाता है तो बाद में इन सेटलमेंट्स की वजह से भी नए नए इश्यूज क्रिएट होने लगे थे। तो इसके बाद हम जो आएंगे चार्टर एक्ट के साथ आएंगे। आज के वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। आप इन टॉपिक्स को समझिए, वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ आपकी कमेंट्स और आपके सजेशंस जो है वो रिक्वायर्ड है। तो आज के लिए इतना ही। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।